राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी एक कहानी एक संजीवनी नाम की लड़की पर है जो अपने माँ बाबूजी का सपना पूरा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी। चलिए इस कहानी में जानते हैं कि संजीवनी कहाँ तक पहुँची। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे तो जरूर लिखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तेरे मेरे दरमियाँ। शहर की हलचल से दूर देहरादून के शांत वातावरण में बसा था श्री राम कन्या महाविद्यालय, जहां अनुशासन और संस्कार की बुनियाद पर लड़कियों को जीवन की राह दिखलाई जाती थी। उसी कॉलेज में दाखिल हुई थी संजीवनी शर्मा, एक सरल मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जिसकी आंखों में सपना था खुद के पैरों पर खड़ा होने का, माँ बाबूजी के नाम रोशन करने का। संजीवनी न केवल पढ़ाई में अव्वल थी बल्कि उसके भीतर वो गरिमा थी जो आजकल की लड़कियों में कम ही मिलती है। वो हर रिश्ते को अब मर्यादा देती, समय की पाबंद रहती और खुद के आत्मसम्मान के लिए कभी समझौता नहीं करती थी। पहली ही क्लास से उसकी नज़र पड़ी राघव राज पुरोहित पर, एक गेस्ट लेक्चरर जिसने IIT से पढ़ाई की थी और अब कुछ दिनों के लिए कॉलेज में प्रोफेसर की भूमिका निभा रहा था। राघव की पर्सनैलिटी एक सादगी थी। वो बात करते वक्त आंखों में देखता और हर लड़की को बराबरी की नज़रों से देखता था। यही बात थी जो संजीवनी को खींचकर उसकी ओर ले जा रही थी। नजरें तो मिली थी लेकिन इजहार अभी बाकी था। कॉलेज का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। राघव की क्लासेस सभी को पसंद आ रही थी, पर उसे संजीवनी की में एक अलग ही गहराई नजर आती थी। एक दिन लाइब्रेरी में अकेले बैठे राघव ने उससे पूछा, संजीवनी, तुम्हारे विचार इतने संतुलित हैं, तुम आज की दुनिया में भी इतनी सिद्धांतों वाली कैसे हो? संजीवनी मुस्कुराई, क्योंकि मेरे पापा ने सिखाया है कि लड़कियां भी पेड़ जैसी होती हैं, जिनकी जड़ें अगर मजबूत हों तो आंधियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राघव पहली बार किसी लड़की से इस तरह प्रभावित हुआ था। कुछ महीनों बाद कॉलेज का वार्षिक उत्सव आया। संजीवनी को मुख्य भाषण देने की जिम्मेदारी दी गई और राघव ने उसे मंच पर बोलने के लिए प्रेरित किया था। उस दिन पूरे कॉलेज के सामने संजीवनी ने जो कहा उसने सबका दिल छू लिया था। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं होता, संस्कारों को सहेजना भी एक शिक्षा है। अगर हम अपने परिवार और समाज को साथ लेकर ना बढ़े तो सफलता भी अधूरी लगती है। राघव की आंखें नम थी। उस दिन उसने जाना कि संजीवनी में एक जीवन संगनी भी है, सिर्फ छात्रा ही नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने में अब सिर्फ 2 महीने बचे थे। राघव का कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त होने वाला था। राघव कई बार सोचता कि वो संजीवनी से अपने दिल की बात कहे, पर उसे डर था कि कहीं ये मर्यादा का उल्लंघन ना हो। वहीं संजीवनी को भी अब उसकी आंखों में छुपा प्यार दिखता था, पर वो अपने संस्कारों के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती थी। एक दिन राघव ने हिम्मत की, संजीवनी, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तो क्या तुम सुनोगे? संजीवनी कुछ क्षण चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर वो बात दिल से हो तो ज़रूर बोलो, लेकिन ध्यान रहे हमारे रिश्ते का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। राघव ने अपना प्रस्ताव साफ शब्दों में रखा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। मैं पहले तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी परवरिश ने मुझे तुमसे प्यार करना सिखाया है। संजीवनी की आंखें भीग गई। आजकल जहाँ लोग चुपचाप रिश्ते बना और बिगाड़ देते हैं, वहाँ राघव ने पहले संस्कार चुना, फिर प्रेम। संजीवनी के पिता को जब यह बात बताई गई तो वह कुछ समय के लिए चुप हो गए और फिर बोले, बेटा, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन समाज क्या कहेगा, प्रोफेसर और छात्रा? संजीवनी ने जवाब दिया, बाबूजी, समाज को जवाब मैं नहीं, मेरा जीवन देगा। अगर मेरी पसंद से आप दुखी होंगे तो मैं ये रिश्ता नहीं निभाऊंगी। बाबूजी ने राघव से मुलाकात की। राघव ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मैं आपकी बेटी को सिर्फ पत्नी नहीं, एक जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, जिसके आत्मसम्मान को मैं कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। बाबूजी मुस्कुराए, अगर हर लड़का तेरे जैसे सोचने लगे तो समाज खुद ही सुधर जाएगा। मेरी बेटी तुम्हारी है, लेकिन एक वादा चाहिए, इसकी उड़ान में कभी अपनी इच्छाओं को बाधा मत बनने देना। राघव ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरा वादा रहा। 3 महीने बाद
पूरे रीति रिवाज से राघव और संजीवनी का विवाह हुआ। उनकी शादी साधारण थी पर हर रस्म में भावनाएं थी। शादी के बाद भी संजीवनी ने अपनी पढ़ाई और करियर जारी रखा। राघव ने कभी उसकी उड़ान को पिंजरे में नहीं डाला। वो एक दूसरे के संबल बने, प्रेम में मर्यादा का और रिश्तों में अनुशासन का सबसे सुंदर उदाहरण। दोनों ने एक एनजीओ भी खोला, संस्कार और शिक्षा केंद्र, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के लिए तैयार किया जाता था। आज राघव संजीवनी की जोड़ी समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी कहानियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। हजारों लड़कियों ने उनके उदाहरण से प्रेरणा भी ली थी, क्योंकि तेरे मेरे दरमियान सिर्फ प्रेम नहीं होता, बल्कि विश्वास, मर्यादा और संस्कार की मजबूत डोर भी होती है। अब काफ़ी दिन बीत चुके थे जब संजीवनी सिर्फ एक छात्रा थी और राघव एक अस्थायी प्रोफेसर। अब वे पति पत्नी के रूप में जीवन की एक नई पारी शुरू कर चुके थे। मगर उनका रिश्ता किसी साधारण जोड़े से जैसा नहीं था। वे ना केवल एक दूसरे के साथी थे, बल्कि एक दूसरे के मिशन के सहभागी भी। संस्कार शिक्षा केंद्र, जो उन्होंने शादी के बाद शुरू किया था, धीरे धीरे एक बदलाव की हवा बन चुका था। यह सिर्फ एक एनजीओ ही नहीं, बल्कि उन लड़कियों का आश्रय बन चुका था जो जीवन से हार चुकी थी, जिन्हें समाज ने बोझ समझा था और जिन्हें परिवार ने तिरस्कृत कर दिया था। देहरादून के बाहरी इलाके में स्थित संस्कार शिक्षा केंद्र की बिल्डिंग पहले एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी, जिस संजीवनी और राघव ने खुद की जमा पूंजी से खरीदा था। उनकी सोच साफ थी, जहां मशीनें चलती हैं वहां अब सपने गढ़े जाएंगे। हर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वहाँ सिलाई, कंप्यूटर, योग और नैतिक शिक्षा की क्लास लगती थी। हर रविवार को संस्कार संवाद नामक सत्र होता था, जहाँ समाज के लोग आकर लड़कियों को प्रेरणादायक बातें बताते थे। एक दिन वहाँ सलमा आई, एक 17 साल की मुस्लिम लड़की, जिसे उसके घरों ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसने एक गैर मजहबी लड़के से दोस्ती कर ली थी। संजीवनी ने उसे देखकर कहा, तेरा मजहब तुझे खुदा से जोड़े, इंसान से नहीं, तोड़ना चाहिए। यहाँ तू अपने दर्द को शब्द बना सकती है और खुद को एक नई शुरुआत दे सकती है। सलमा ने सर झुका कर कहा, आप जैसी औरतें मिल जाएं तो अल्लाह भी रोशनी भेजता है ज़िंदगी में। हर नई कोशिश को समाज पहले तिरस्कार की नज़र से देखता है। संस्कार शिक्षा केंद्र के खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना सिखा रही है ये औरत, यही औरतें समाज बिगाड़ती हैं। एक दिन पंचायत ने संजीवनी को बुलाया और मुखिया जी ने कहा, बहू तुम्हारा काम नेक है पर जमाना नहीं बदला। अब जब लड़कियां बोलने लगती हैं तो घर टूटते हैं। संजीवनी ने बिना डर के उत्तर दिया, मुखिया जी, अगर एक औरत का अंतम समान जागने से घर टूटता है तो वो घर तो पहले से ही टूटा हुआ था। हम घर बनाना सिखा रहे हैं, मगर अपनी पहचान खोकर नहीं, अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं। उस दिन वहाँ मौजूद खड़ी महिलाएं पहली बार खुलकर मुस्कुराई। राघव चुपचाप देखता रहा, उसकी आंखों में गर्व था। एक दिन अचानक किसी ने संस्कार शिक्षा केंद्र की दीवारों पर कालिक पोत दी और बाहर एक चिट्ठी चिपका दी, औरतों की आज़ादी का पाठ पढ़ाना बंद करो, नहीं तो अगला निशाना तुम खुद होगे। संजीवनी डर गई, लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर का इलाज सिर्फ हिम्मत है और तेरी हिम्मत ही मेरी पहचान है। हम आगे नहीं पीछे नहीं हटेंगे। संजीवनी ने अगली सुबह उस दीवार पर फिर से सफ़ेद चूना लगवाया और उस पर लड़कियों से प्रेरणादायक नारे लिखवाए। अब ये बात मीडिया तक पहुंच गई। एक लोकल रिपोर्टर ने उसकी कहानी को दिखाया, एक औरत जो संस्कार के नाम पर आत्मसमर्पण नहीं सिखाती बल्कि आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती है। उस वीडियो के वायरल होते ही हजारों लोग उनके समर्थन में आ गए। कुछ दिन के बाद उन्हें दिल्ली से एक कॉल आया, आपका एनजीओ राष्ट्रपति द्वारा महिला सशक्तिकरण अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। कामयाबी का चढ़ता सूरज कभी कभी घर की दीवारों पर छाया कर देता है। राघव की मां दया देवी गांव से उनके पास रहने आई। उन्होंने एनजीओ का माहौल देखा और कहा, बहू अब बहुत हो गया ये समाज सुधार, घर में बहू हो तो घर संभालो, पंचायत नहीं। संजीवनी चुप रही। उसने राघव से कहा, मैं कभी बहस नहीं करूंगी, लेकिन मेरी पहचान भी ख़त्म नहीं करूंगी। माँ का सम्मान करूंगी पर खुद को मिटाकर नहीं। राघव के लिए एक दोहरी लड़ाई थी,
एक तरफ माँ जो परंपरा की मूर्ति थी और दूसरी तरफ पत्नी जो बदलाव की लो थी। राघव ने माँ से कहा, माँ, संजीवनी वही कर रही है जो आपने मुझे सिखाया है, सही के लिए खड़े होना। क्या अब आप अपनी सीख को झुठलाएंगी? माँ की आंखें भर आई। बहू बोली, बहू, अगर तू मेरी बेटी होती तो क्या मैं तुझे रोकती? चल अब मुझे भी सिखा अपने एनजीओ में कुछ। उस दिन से दया देवी ने सिलाई की क्लास लेनी शुरू की और गांव की औरतों को भेजने लगी। अब संजीवनी को का एनजीओ एक राज्य स्तरीय संस्था बन चुका था। देश भर से लोग अपनी बेटियों को वहां भेजते। सलमा अब वहां कंप्यूटर ट्रेनर बन चुकी थी। गांव की शांति, रेखा और ममता जैसी महिलाएं अब सिलाई से महीने के 10-15 हज़ार रुपये कमा रही थी। एक दिन राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया, संजीवनी शर्मा को नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वो मंच पर गई, राष्ट्रध्वज के सामने खड़ी होकर बोली, यह सम्मान मेरा नहीं, उन तमाम औरतों का है जो अपने डर को लांघ कर आगे बढ़ी हैं, और मैं उस पति की भी आभारी हूँ जिसने मुझे सिर्फ प्रेम नहीं, सम्मान भी दिया है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव की आंखें नम थी, लेकिन इस बार आंसू गर्व के थे। तेरे मेरे दरमियान आप सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये एक आंदोलन बन चुकी थी। रिश्तों में सम्मान का, प्रेम में मर्यादा का, संघर्ष में उम्मीदों का। संजीवनी और राघव की जोड़ी ने यह साबित कर दिया था कि जब प्रेम में अनुशासन और रिश्तों में समानता होती है, तब समाज बदलता है। आज भी संस्कार शिक्षा केंद्र की दीवारों पर एक पंक्ति लिखी रहती है, हम स्त्री हैं, सहते नहीं हैं, सहेजते हैं। संस्कार शिक्षा केंद्र अब सिर्फ एक एनजीओ नहीं था, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। गांव से लेकर शहर और शहरों से लेकर विदेशों तक संजीवनी और राघव की मेहनत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। मातृत्व का मोड़, बच्चों की परवरिश और नई पीढ़ी को उसी अनुशासन और संस्कारों के साथ जीने की। 7 साल हो चुके थे एनजीओ को शुरू किए हुए। अब संजीवनी और राघव के जीवन में एक नन्ही सी कली ने दस्तक दी थी, आर्या। आर्या वो बेटी थी, पर उसकी आंखों में जुनून बेटों से कहीं ज़्यादा था। राघव ने उसके कान में पहले दिन ही कहा था, तू मेरी प्रेरणा नहीं, तू मेरी क्रांति होगी। संजीवनी ने अपने सारे काम धीरे धीरे मैनेजमेंट टीम को सौंप दिए ताकि आर्या को पूरी तरह पाल सकें। लेकिन वो माँ भी थी और समाज सेवी भी। दिन के 2 घंटे वह अब भी संस्कार शिक्षा केंद्र में देती थी। वहीं उसकी संस्था को यूएन वुमेन से निमंत्रण मिला, सिंगापुर ग्लोबल वुमेन फोरम में भाषण देने के लिए। राघव ने कहा, संजीवनी, आर्य को तो मैं देख लूँगा, तुम जाओ, दुनिया को बताओ कि भारत की बेटियां कैसे उड़ती हैं। आर्या अब 7 साल की हो चुकी थी। उसे पेंटिंग, भाषण और क्लासिक डांस का शौक था। लेकिन स्कूल में कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तेरी माँ तो सिर्फ लड़कियों की नेता बनी फिरती है, घर संभालना सिखाया होता तो तू इतनी बेशर्म ना होती। एक दिन वह रोते हुए घर आई और माँ से बोली, माँ, क्या तुम सच में गलत हो? संजीवनी की आंखें भर आई। उसने आर्या को गले लगाकर कहा, बेटे, जब कोई औरत सही होती है तो समाज उसे गलत कहता है, मगर एक दिन वही समाज उसके नाम से प्रेरणा लेता है। एक रात राघव ने आर्या को कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक रानी थी जो तलवार नहीं उठाती थी, पर उसकी कलम ने हजारों तलवारें झुका दी थी। उस रानी का नाम था तेरी माँ। संजीवनी ने एक इंटरनेशनल सेमिनार में भाषण दिया था। भाषण के बाद कई देशों के प्रतिनिधि उसके पास आए और अमेरिका की एक महिला अधिकारी ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय महिलाएं आज भी पारंपरिक बंधनों में उलझी हैं? संजीवनी मुस्कुराई, हमारी परंपराएं हमारी जंजीर नहीं, हमारी जड़ें हैं। फ़र्क बस इतना है कि हमने उन जड़ों को पकड़कर उड़ना सीखा है, गिरना नहीं। इस उत्तर पर पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। उसी सम्मेलन के बाद उन्हें ग्लोबल वुमेन हार्मनी अवार्ड के लिए चुना गया। संजीवनी और राघव ने एनजीओ में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, दूसरी उड़ान। यहाँ पहली पीढ़ी की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, लड़कियां अब दूसरों को सिखा रही थी। सलमा अब एक स्पीकर बन चुकी थी। रेखा ने खुद को सिलाई ब्रांड लॉन्च किया था, सहेली कल्चर। अब संजीवनी एक नेता नहीं, प्रेरणा का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन इन सब के बीच आर्या बड़ी हो रही थी।
उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि माँ क्या काम करती है और क्यों समाज उन्हें पहले समझ नहीं पाया। एक दिन स्कूल के भाषण प्रतियोगिता में आर्य ने विषय चुना, मेरी माँ मेरी दुनिया है। उसने कहा, मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं है, वो सैकड़ों बेटियों की माँ है जो कभी माँ की पुकार नहीं कर पाई। उस भाषण के बाद स्कूल के वो बच्चे जो कभी आर्य को चिढ़ाते थे, आर्य से चिढ़ते थे और उसके पास आकर बोले, हमें माफ़ कर देना, हमें पता नहीं था तुम्हारी माँ इतनी बड़ी इंसान है, हमें माफ़ कर देना। अब संजीवनी 45 साल की हो चुकी थी। उसने राघव के साथ बैठकर तय किया, अब हमें नेतृत्व अगली पीढ़ी को देना चाहिए। उन्होंने सलमा और रेखा को एनजीओ का संचालन सौंप दिया। उस दिन एनजीओ की दीवार पर लिखा गया, हमने सिर्फ परिंदे उड़ाए हैं, आसमान नहीं छीना है। राघव और संजीवनी अब गांव-गांव घूमकर सामाजिक चेतना फैलाने लगे। उनका हर कदम, हर शब्द, हर मुस्कान अब एक संदेश बन चुका था। आर्या अब 16 साल की थी। उसने अपने स्कूल में संस्कार क्लब शुरू किया था, जहां बच्चे एक दूसरे को नैतिकता, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाते थे। तेरे मेरे दरमियान अब एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ियों की कहानी बन चुकी थी। एक माँ बाप जिन्हें संस्कारों की आधुनिकता से जोड़ा, एक बेटी जिसने उस विरासत को आगे बढ़ाया और एक समाज जिसने अंत में स्वीकार किया कि अनुशासन और प्रेम कभी विरोधी नहीं होते अगर साथ हो, समान और समझ होते हैं। आज भी जब कोई लड़की डरती है, टूटती है, तो उसके पास एक नाम होता है जिसे याद करके वो खुद को मजबूत महसूस करती है, संजीवनी शर्मा। वक्त की रफ्तार कब बच्चों को बड़ा बना देती है, ये माँ बाप को भी समझ नहीं आने लगा। अब जब उनकी परछाई एक नई दिशा में चलने लगी। आर्या 22 साल की हो चुकी थी, तेज, संवेदनशील और समाज के प्रति समर्पित। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी भी उसी मुकाम पर थी जहाँ उसकी माँ कभी खड़ी थी, जहाँ प्रेम और कर्तव्य टकराते हैं और फैसला आसान नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र में टॉप करने के बाद आर्या ने यूथ संस्कार मिशन की शुरुआत की। उसका उद्देश्य था शहरी युवाओं में आत्म अनुशासन, समाज के प्रति जिम्मेदारी और रिश्तों की समझ को फिर से जिंदा करना। उसे सबसे अधिक समर्थन मिला एक युवा जर्नलिस्ट है, अर्जुन मल्होत्रा, जो सामाजिक मुद्दों पर लिखता था। अर्जुन के लेखों और आर्य की बातों में समानता थी। दोनों सच्चाई के पैरोकार थे और दोनों को समाज में सवाल पूछना पसंद था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। एक शाम अर्जुन ने खुले शब्द में कहा, मैं तुम्हारे मिशन में पहले तुम्हारी सोच से प्रेम करता हूँ आर्य। आर्य चुप थी। उसकी आंखों में माँ की वो छवि घूम रही थी जिसने कभी अपने प्रेम से ज़्यादा समाज को चुना था। जब आर्य ने संजीवनी को अर्जुन के बारे में बताया तो संजीवनी मुस्कुराई। प्यार तब तक पवित्र है जब तक वो सोच में स्वतंत्रता दे। अगर अर्जुन तेरे उड़ान में पंख बने तो उसे थामना, अगर वो डोर बन जाए तो उसे छोड़ देना। आर्य उलझ गई। अर्जुन समझदार था, लेकिन वो चाहता था कि आर्य राजनीति में आए, एक विधायक बने, आवाज़ उठाए संसद में। आर्य का मन था सेवा करने का, राजनीति का नहीं। एक रात उसने अर्जुन से कहा, मैं संसद की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहती, मैं ज़मीन पर लोगों के साथ बैठना चाहती हूँ। अर्जुन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अगर यही तेरी उड़ान है तो मैं तेरे साथ दौड़ूंगा, बिना दिशा बदले। आर्य ने अपने एनजीओ को देश के 11 राज्यों तक फैलाया। दिल्ली, भोपाल, पटना, जयपुर और कोलकाता में यूथ संस्कार क्लब स्थापित हो चुका था। लेकिन हर शहर में चुनौती एक सी थी, आज के युवा को आकर्षित कैसे किया जाए। आर्य ने संस्कार थिएटर नाम से एक नई पहल शुरू की, जिसमें युवा लड़के लड़कियां नाटक के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाते। पहला नाटक था तुम भी बोलो, जिसमें एक लड़की समाज के हर रिश्ते से सवाल करती है कि क्यों उसका मौन ही उसकी इज्जत है। नाटक वायरल हुआ और हजारों युवाओं ने संस्कार क्लब ज्वाइन किया। 3 साल बाद जब आर्य और अर्जुन ने शादी का फैसला किया तो अर्जुन के घर से एक शर्त आई, शादी के बाद आर्य को परिवार में रहना होगा, काम सीमित करना होगा। आर्य ने कहा, मैं बहू बनने को तैयार हूँ, पर पहचान खोने को नहीं। संजीवनी ने चुपचाप उसे गले लगाकर कहा, अब तू मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ बन चुकी है। अर्जुन ने अपने परिवार से स्पष्ट कहा, या तो हम एक जिम्मेदारी बेटी को स्वीकार करेंगे
या अपनी संकीर्ण सोच को छोड़ेंगे। बात बनी, बेटी शादी हुई, बिना दहेज बिना दिखावा, लेकिन सम्मान और समझ के साथ। अब आर्या 30 साल की हो चुकी थी। उसके पास एक बेटा, नन्हा बेटा था, सत्य। वो अपने बेटे को भी सिखाती थी, प्यार किसी का अधिकार नहीं, सहयोग नहीं, अनुशासन या डर नहीं, आत्मबल है। और समाज सेवा कोई त्याग नहीं, जीवन का गहना है। संजीवनी और राघव अब वृद्धाश्रम, स्कूल और गांव में जाकर आत्मनिर्भरता की बातें करते थे। वो लोग उनके लिए कभी सिर्फ किताबों में प्रेरणा थे, अब जिंदा उदाहरण बन चुके हैं। संस्कार शिक्षा केंद्र अब संजीवनी इंटरनेशनल फाउंडेशन बन चुका था, जिसके लोगों में एक उगता सूरज, एक माँ और एक बेटी साथ खड़े थे। तेरे मेरे दरमियान अब सिर्फ दो लोगों की प्रेम गाथा नहीं रह गई थी, यह बन गई थी माँ बेटी की पीढ़ियों की लड़ाई और समझदारी, प्रेम और कर्तव्य का संतुलन, और समाज के साथ बदलते रिश्तों की मिसाल। आखिर में आर्या ने एक युवा सम्मेलन में खड़ी होकर कहा, हम स्त्रियां बदलना नहीं चाहती, बस बदलने का हक मांगती हैं, अपने तरीके से, अपने संस्कारों के साथ। और फिर मंच से उतरती है, अपनी माँ की ओर देखती है। संजीवनी मुस्कुराती है, जैसे कह रही हो, अब तो मेरी कहानी नहीं, मेरी विरासत है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेशन में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।